नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने एक कहानी है जो किसी भी बड़ी कंपनी के चमकदार ब्रोशर और उसकी असलियत के बीच का फासला दिखाती है। कहानी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक डिप्टी मैनेजर मृदु चौहान की। हमारे पास पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक फैसला है और ये सिर्फ एक नौकरी जाने या वापस मिलने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की पड़ताल है कि जब कोई महिला कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत करती है तो क्या वो सिस्टम जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है सच में जागता है। बिल्कुल। ये मामला इस सवाल की जड़ तक जाता है कि क्या एसबीआई की गरिमा जैसी कितने शानदार नाम वाली नीतियां सिर्फ दिखाने के लिए हैं या सच में किसी कर्मचारी को गरिमा देती हैं। हम इस कहानी के हर मोड़ को समझेंगे। मृदु चौहान की पहली डरी हुई शिकायत से लेकर बैंक के हैरान करने वाले रवैये तक, और फिर अदालत ने कैसे इस पूरे मामले की परतें उधेड़ी। सही बात है, ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं बल्कि भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी की जमीनी हकीकत पर एक बहुत जरूरी चर्चा है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मृदु चौहान एसबीआई में डिप्टी मैनेजर। जनवरी 2020 में उनका तबादला होता है हिमाचल प्रदेश की ऊना ब्रांच में। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। 9 मार्च 2020 को वो एक ईमेल भेजती हैं जिसमें वो कहती हैं कि वो नौकरी छोड़ रही हैं। लेकिन ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं था। यहीं से देखिए मामला गहराना शुरू होता है। ये इस्तीफा असल में मदद के लिए एक पुकार थी। अच्छा। उस ईमेल में उन्होंने साफ साफ अपनी ब्रांच के हेड पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि उनके साथ डराने धमकाने बुलिंग जैसा बर्ताव हो रहा है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और अवांछित तानों जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। माहौल इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब कि उन्होंने ईमेल में ये तक लिखा कि इन सब की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक गिर गया है कि उन्हें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। ओह! उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि उन्हें अक्सर देर रात तक ब्रांच में रुकने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वो एक महिला होने के नाते बहुत असुरक्षित महसूस करती थीं। तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये एक कामकाजी माहौल के कह सकते हैं जहरीला होने की पूरी रिपोर्ट थी। हाँ, बिल्कुल। ये तो किसी भी संस्था के लिए एक रेड अलर्ट सिचुएशन होनी चाहिए। एक कर्मचारी कह रही है कि वो आत्महत्या के बारे में सोच रही है, तो बैंक ने तुरंत इस पे एक्शन लिया होगा, एक जांच कमेटी बिठाई होगी। आपको और मुझे यही लगता है, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। यहीं पर हमें एक बड़ी संस्था की वो मानसिकता देखने को मिलती है। बैंक ने इस शिकायत के उत्पीड़न वाले हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इसे एक साधारण इस्तीफे का मामला बना दिया। क्या? और मृदु चौहान को जवाब दिया कि आपका इस्तीफा सही फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए आप ड्यूटी पर वापस आइए। ये एक तरह से समस्या को कालीन के नीचे छुपाने जैसा था। ये तो अविश्वसनीय है। एक महिला अपनी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शिकायत कर रही है और बैंक उसे फॉर्मेटिंग की गलतियां बता रहा है। जी, ये तो समस्या को पूरी तरह से अनदेखा करना हुआ। इसका पॉश एक्ट या उनकी अपनी गरिमा पॉलिसी सब ताक पर रख दिए गए। बिल्कुल। यहीं से बैंक की गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, शिकायत को उत्पीड़न के तौर पर देखने में एक कानूनी और प्रतिष्ठा का जोखिम होता है। उसे एक सामान्य प्रशासनिक मामला बनाना ब्यूरोक्रेटिक रूप से सबसे आसान रास्ता है। ये महज एक गलती नहीं बल्कि शायद जोखिम से बचने की एक सोची समझी कोशिश थी जो बाद में उन पर बहुत भारी पड़ी। और मामला यहीं नहीं रुका। जब मृदु चौहान ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग जारी रखी और बीमार होने की वजह से काम पर वापस नहीं लौटी, तो बैंक ने उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया। हाँ। और अब जो बात सामने आती है वो इस मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। हाँ, क्योंकि ये नोटिस उन्हें कोई और नहीं बल्कि वही ब्रांच हेड भेज रहा था जिस पर उन्होंने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। वही व्यक्ति? जी, वही व्यक्ति। ये प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। आप शिकायतकर्ता को उसी व्यक्ति के अधीन रिपोर्ट करने या उससे नोटिस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके खिलाफ उसने शिकायत की है। ये तो हितों के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि उस समय जमीनी स्तर पर स्थिति कितनी असंवेदनशील थी। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। क्या किसी भी बड़े संगठन में इसके लिए कोई नियम नहीं होता कि अगर किसी सीनियर पर आरोप लगे हैं
तो कम से कम जांच पूरी होने तक शिकायतकर्ता को उसके मातहत काम नहीं करना पड़ेगा। नियम भी हैं और नीतियां भी हैं। ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात लगती है। पीओएस एक्ट साफ कहता है कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें उसका तबादला या आरोपी का तबादला भी शामिल है। तो फिर मृदु चौहान ने बार बार उच्च अधिकारियों को ईमेल करके अपनी शिकायत का समाधान करने और अपना तबादला करने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने पूरी तरह से आंखें मूंद ली थीं। तो महीनों तक यही चलता रहा। इसके बाद उन्होंने अपने आरोपों को और ज्यादा स्पष्ट किया, है ना? जी। जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो 14 और 15 सितंबर 2020 को भेजे गए ईमेल में उन्होंने पहली बार यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट शब्द का साफ-साफ इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट घटना का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांच हेड उन्हें अपने काबिन में बुलाते थे और अपने कंप्यूटर पर काम करने के लिए कहते थे, जहां उन्हें आधा से 1 घंटे तक उनकी मेज पर झुककर खड़ा रहना पड़ता था। और उन्होंने इसे अत्यंत शर्मिंदगी और शारीरिक प्रताड़ना का अनुभव बताया। जी। अब तो यौन उत्पीड़न शब्द का साफ-साफ इस्तेमाल हो चुका था। अब तो बैंक के पास कोई बहाना नहीं था। मुझे लगता है अब उन्होंने इसे आंतरिक शिकायत समिति मतलब आईसीसी को सौंपा होगा। लगना तो यही चाहिए था, लेकिन हुआ फिर से कुछ और ही। उन्होंने जांच तो की, पर वो पॉश एक्ट की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए की गई। मतलब? उन्होंने 2 आंतरिक जांचें करवाईं, जो अपने आप में एक मजाक थीं, और ये दिखाता है कि कैसे संगठन कभी-कभी कानून का पालन करने के बजाय कानून के चारों ओर काम करने का रास्ता खोजते हैं। ये जांचें मजाक क्यों थीं? इनमें क्या गड़बड़ी थी? पहली जांच में जांच अधिकारी ने सिर्फ आरोपी ब्रांच हेड से बात की और मृदु चौहान को उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया। क्या? मतलब जिसकी शिकायत है उससे पूछा ही नहीं गया? नहीं। और दूसरी जांच और भी अजीब थी। उसमें सिर्फ मृदु चौहान का बयान लिया गया, लेकिन आरोपी ब्रांच हेड को कभी जांच में शामिल ही नहीं किया गया, ना ही उनसे कोई सवाल पूछा गया। अरे! ये दोनों ही जांचें एक तरफा थीं, और सबसे बड़ी बात, ये आईसीसी द्वारा नहीं की गईं, जैसा कि कानूनन अनिवार्य है। तो मतलब एक दिखावे की जांच की गई, ताकि कागज पर यह दिखाया जा सके कि कुछ तो किया गया है। और इन अधूरी जांचों का नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो शायद बैंक चाहता था। उन्होंने इन जांचों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ मृदु चौहान की अनुपस्थिति को मुद्दा बना दिया। आखिरकार 21 नवंबर 2020 को बैंक ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि चूंकि मृदु चौहान 150 दिनों से ज्यादा समय से बिना बताए अनुपस्थित हैं, इसलिए ये मान लिया गया है कि उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी है। मतलब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया? जी। तो मृदु चौहान इस फैसले के खिलाफ अदालत गईं। जाहिर है बैंक ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा होगा। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए क्या दलीलें दी? बैंक ने अपनी दलीलों का एक मजबूत किला बनाने की कोशिश की। उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें कहीं। अच्छा। उन्होंने अदालत के रीजनल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर ही सवाल उठा दिया। कहा कि मामला हिमाचल प्रदेश का है, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई का हक ही नहीं है। ये तो एक आम कानूनी दांव-पेच लगता है मामले को लटकाने का। दूसरी दलील क्या थी? दूसरी दलील एक तरह से मृदु चौहान के चरित्र पर ही हमला थी। बैंक ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पसंद की जगह पर तबादला करवाने के लिए ये पूरी झूठी कहानी गढ़ी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दलील, जो उनके पूरे केस का आधार थी, वो ये थी कि मृदु चौहान की शुरुआती शिकायत यानी मार्च वाले ईमेल में यौन उत्पीड़न के तत्व नहीं थे, इसलिए उसे आईसीसी को भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तीसरी दलील बहुत दिलचस्प है। मतलब बैंक कह रहा था कि जब तक कोई एक्सप्लिसिट यौन उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वो उसे उत्पीड़न नहीं मानेंगे। हाँ। भले ही कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या की बात कर रही हो। जाहिर है मृदु चौहान की तरफ से इन सभी दीवारों को तोड़ा गया होगा। उनका पक्ष क्या था? उनके वकील ने इन सभी दलीलों को एक-एक करके काटा। उन्होंने तर्क दिया कि ये खुद नौकरी छोड़ने का मामला है ही नहीं, बल्कि उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया है, जिसे कानून की भाषा में कंस्ट्रक्टिव टर्मिनेशन कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बैंक ने पॉश एक्ट और अपनी ही गरिमा पॉलिसी का बुरी तरह से उल्लंघन किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ, क्योंकि मृदु चौहान को कभी भी अपनी बात रखने का सही मौका ही नहीं दिया गया। तो इन सभी दलीलों और सबूतों को देखने के बाद अदालत किस नतीजे पर पहुंची? क्या अदालत ने बैंक की तकनीकी दलीलों को माना? अदालत ने मृदु चौहान के पक्ष में एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत फैसला सुनाया। सबसे पहले क्षेत्राधिकार वाले मुद्दे पर अदालत ने बैंक की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा।
अदालत ने कहा कि मृदु चौहान की नियुक्ति और सबसे महत्वपूर्ण उनकी बर्खास्तगी का आदेश चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों ने जारी किया था। इसलिए कार्रवाई का एक हिस्सा चंडीगढ़ में हुआ और इस अदालत को मामले की सुनवाई का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो पहला किला तो ढह गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उत्पीड़न के आरोप और बैंक की जांच प्रक्रिया। इस पर अदालत का क्या कहना था? यहां अदालत ने जो कहा वो इस केस का दिल है और हर संगठन के लिए एक सबक। अदालत ने बैंक के स्तर को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि शुरुआती शिकायत में यौन उत्पीड़न के तत्व नहीं थे। अदालत ने POSH एक्ट के सेक्शन 2N और 3(2) का हवाला दिया, जो यौन उत्पीड़न की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाते हैं। अदालत ने साफ किया कि काम में दखल देना या डराने वाला, अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना भी यौन उत्पीड़न के दायरे में ही आता है। वाह! तो इसका मतलब ये है कि मृदु चौहान के शुरुआती आरोप जैसे कि डराना, धमकाना, अपमानजनक टिप्पणियां और असुरक्षित महसूस करवाना, ये सब कानूनी तौर पे यौन उत्पीड़न ही माने जाएंगे। बिल्कुल। भले ही उन्होंने उस समय उन शब्दों का इस्तेमाल न किया हो। हाँ, बिल्कुल। अदालत ने यही स्थापित किया। अदालत ने कहा कि एक डरा हुआ कर्मचारी जो पहले से ही मानसिक तनाव में है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपनी शिकायत लिखते समय कानूनी भाषा और सही शब्दों का इस्तेमाल करें। सही बात है। बैंक या किसी भी नियोक्ता का काम ये नहीं है कि वो शब्दों पर बैठकर जज बन जाए। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि अगर शिकायत का सार एक असुरक्षित या शत्रुतापूर्ण माहौल की ओर इशारा कर रहा है, तो उसे तुरंत और बिना किसी देरी के ICC के पास भेजा जाए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक को 9 मार्च 2020 को पहली शिकायत मिलते ही उसे ICC को भेजना चाहिए था। और जो 2 जांचें उन्होंने की, उनका क्या हुआ? अदालत ने उन दोनों जांचों को एक तरफा, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। अंत में अदालत ने 21 नवंबर 2020 के बर्खास्तगी के नोटिस को भी रद्द कर दिया। उन्होंने बैंक को आदेश दिया कि मृदु चौहान को तुरंत उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए। सिर्फ बहाल ही नहीं, बल्कि उन्हें सेवा की निरंतरता और इस दौरान के सभी परिणामी लाभ जैसे वेतन वगैरह भी दिए जाएं। ये एक तरह से बैंक की पूरी प्रक्रिया पर एक जोरदार तमाचा था। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? ये मामला सिर्फ मृदु चौहान की जीत नहीं है, ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नीतियां केवल HR मैनुअल में सजाने के लिए नहीं होती। सही कहा आपने। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी शिकायत को तकनीकी आधार पर या शब्दों के जाल में फंसाकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब वो एक डरावने और शत्रुतापूर्ण कामकाजी माहौल की ओर इशारा करती हो। ये फैसला हर कंपनी पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वे ऐसी हर शिकायत को गंभीरता से ले और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी ईमानदारी से पालन करें। गरिमा जैसी पॉलिसी का नाम रख लेना ही काफी नहीं है, उसका जमीन पर लागू होना और हर कर्मचारी के लिए सच में गरिमा सुनिश्चित करना जरूरी है। बिल्कुल। ये मामला मुझे ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या सिर्फ नीतियां और कानून ही काफी हैं? क्योंकि यहाँ तो कानून था, नीतियां भी थीं, फिर भी सिस्टम एक व्यक्ति को बचाने में नाकाम रहा जब तक कि अदालत ने दखल नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये केस दिखाता है कि असली बदलाव संस्कृति में होता है, कागज पर नहीं। जब तक मैनेजर्स और रीडर्स को इस बात के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा कि वो एक सुरक्षित माहौल बनाए, तब तक लोग नीतियों के इर्द गिर्द रास्ते खोजते रहेंगे। सही। इस मामले में बैंक ने एक समस्या को सुलझाने के बजाय समस्या खड़ी करने वाले को ही सिस्टम से बाहर कर दिया। अदालत का ये फैसला उस मानसिकता के खिलाफ एक स्टैंड है। ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि किसी संगठन की संस्कृति को वास्तविक रूप से बदलने के लिए नीतियों से आगे बढ़कर और क्या करने की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो।